नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज, और इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आज हम इस पुस्तक का 6वां पाठ देखने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है अंतिम दौर 1। इस पाठ में बहुत सारे छोटे छोटे शीर्षक दिए गए हैं जिनके वीडियोस मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। आज जो हम शीर्षक पढ़ने वाले हैं वो चौथा भाग है और शीर्षक है हिंदुओं और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन। ये शीर्षक भी अपने आप में काफ़ी लंबा है जिसका एक वीडियो में भावार्थ बता पाना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए मैंने इस शीर्षक को भी 3 से 4 भागों में बांट दिया है। इससे पहले जो 2 भाग हैं वो पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। आज हम इस शीर्षक का तीसरा भाग देखेंगे। तो आइए देखते हैं इस शीर्षक के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमें क्या बता रहे हैं। तो जैसा कि आज का शीर्षक है हिंदुओं और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन, इस शीर्षक के अंतर्गत हमने बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा जिन्होंने समाज के लिए बहुत महान कार्य किए। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन चलाए, समाज को कुरीतियों से रूढ़ियों से निकालने के लिए उन्होंने बहुत सारे महान कार्य किए और विदेशों तक जाकर के उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, इनका क्या योगदान रहा है भारत के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। विवेकानंद के समकालीन थे। अब विवेकानंद जो थे उनके समकालीन थे रविंद्रनाथ टैगोर। समकालीन का मतलब होता है उसी काल में इनका भी जन्म हुआ था, उसी काल खंड के अंतर्गत ये भी यहाँ पर थे और उसी दौरान इन्होंने भी बहुत सारे कार्य किए थे अपने समाज के लिए। 19वीं शताब्दी में बंगाल के सुधारवादी आंदोलन में टैगोर परिवार ने भाग लिया था। अब ये 19वीं शताब्दी की बात है जबकि बंगाल में सुधारवादी विचारधारा का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। बहुत सारे ऐसे सुधार किए जा रहे थे हमारे समाज में और इसी के अंतर्गत बहुत सारे आंदोलन चलाए जा रहे थे। इन आंदोलनों में टैगोर परिवार जो था उसने अपना पूरा योगदान दिया था। वे राजनीतिज्ञ नहीं थे। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने कभी भी राजनीति में कोई हिस्सा नहीं लिया। उन्हें एक राजनीतिक के रूप में हम कभी भी नहीं देखते हैं। भारतीय जनता की स्वाधीनता के प्रति संवेदनशील और समर्पित थे। उस समय हमारा जो भारत देश था वो ब्रिटिश शासन के अधिकार में था, इसीलिए वो भारतीय जनता की स्वाधीनता, उनकी स्वतंत्रता चाहते थे और उसके प्रति वो काफ़ी संवेदनशील थे। वो मन से चाहते थे कि हमारे भारत को स्वतंत्रता मिले। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे कदम भी उठाए और पूरी तरह से इसको लेकर के वो समर्पित थे। उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिनसे ये लगता है कि हाँ, वो भी भारतीय जनता को स्वतंत्र करना चाहते थे, ब्रिटिश शासन को हमारे देश से निकाल बाहर करना चाहते थे। अंग्रेजी शासकों की गलत नीतियों के प्रति विरोध प्रकट करते थे। कभी कभी जब अंग्रेजी शासक कुछ गलत नीतियां हमारे ऊपर लगाते थे, भारतीयों के ऊपर गलत नीतियों का प्रयोग करते थे, उसके प्रति वो घोर विरोध अपना प्रकट करते थे। आगे आकर अपने लोग या ब्रिटिश शासन को चेतावनी देते। बहुत सारे ऐसे अपने भारतीय लोग ही थे जो कि ब्रिटिश शासकों की मदद कर रहे थे भारत में शासन करने के लिए। तो ऐसे लोगों को भी वो खरी खोटी सुनाते थे, चेतावनी देते थे और ब्रिटिश शासक जो थे उन्हें भी वो खुले तौर पर चेतावनी दिया करते थे। तो आइए देखते हैं आगे। टैगोर परिवार की समाज में स्थिति। अब यहाँ पर जो टैगोर परिवार था ये एक बहुत ही स्थापित परिवार माना जाता था। समाज में इनका एक सम्मानीय स्थान था। तो आइए देखते हैं इनके परिवार के बारे में। आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचे लोग, धार्मिक प्रवृत्ति के ये लोग थे, ईश्वर को मानने वाले ये लोग थे और समाज में इनका जो स्थान था वो काफी ऊंचा था। परिवार में श्रेष्ठ कलाकार और लेखक भी थे। टैगोर परिवार में बहुत सारे श्रेष्ठ कलाकार थे और साथ ही साथ बहुत अच्छे लेखक भी थे। टैगोर जो थे वो स्वयं भी एक बहुत अच्छे कवि और बहुत अच्छे लेखक थे। परिवारों में टैगोर परिवार का स्थान सबसे ऊंचा था। समाज में ऐसे बहुत सारे प्रतिष्ठित परिवार उस वक्त भी हुआ करते थे, लेकिन उन सभी परिवारों में जो टैगोर परिवार का जो स्थान था वो सबसे ऊंचा माना जाता था। समाज में इन्हें बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलता था। पूरे भारत में टैगोर परिवार की बराबरी कोई नहीं कर सकता था। उस समय भारत में टैगोर परिवार एक ऐसा सम्मानीय परिवार माना जाता था जिनकी बराबरी किसी परिवार के द्वारा नहीं की जा सकती थी। भारत की स्वाधीनता में टैगोर का महत्वपूर्ण योगदान। भारत को स्वाधीन करने के लिए जब आंदोलन चलाए जा रहे थे तो उस वक्त भी रविंद्रनाथ टैगोर का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता था। अब ये कौन सा समय था और किस तरह का योगदान उन्होंने किया था, आइए देखते हैं।
20वीं शताब्दी से पहले दशक में किए गए कार्य। 20वीं शताब्दी के पहले जो दशक थे, पहले के जो साल थे, उस वक्त बहुत सारे कार्य इन्होंने किए थे। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान, और शिक्षा के क्षेत्र में भी भारत में जो इनका योगदान है वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। तो आइए इन दोनों शीर्षकों के अंतर्गत हम जो विस्तार है वो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर 20वीं शताब्दी से पहले दशक में जो कार्य किए गए थे वो ये हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य उनके द्वारा किए गए हैं वो ये हैं। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। यहाँ पर बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चलाया जा रहा था, मतलब कि विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया जा रहा था और स्वदेशी चीज़ों को अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा था। तो इस तरह के आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसके बाद है अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सर का खिताब ब्रिटिश सरकार को लौटा दिया। समय समय पर ये अपना रोष, अपना गुस्सा भी ब्रिटिश सरकार के सामने अलग अलग तरीकों से प्रकट करते थे। अमृतसर में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय उन्होंने सर की उपाधि जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहले ही इन्हें दी गई थी, उस उपाधि को उन्होंने ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिया था। और ये जो था, ये बहुत अच्छा तरीका था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो अपना गुस्सा है वो प्रकट करने का। तो इस तरह के कार्य वो किया करते थे। इसके बाद है शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने कार्य किया था वो था शांति निकेतन की स्थापना। शांति निकेतन एक शिक्षा केंद्र था जिसकी स्थापना इन्होंने की थी। यह भारतीय संस्कृति और शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बना था। यहाँ पर जो शिक्षा देने का जो तरीका था वो बहुत ही अलग था। इस संस्था में जो पढ़ने वाले जो बच्चे हुआ करते थे वो किसी विशेष वर्ग से नहीं होते थे, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, हर स्तर के बच्चे आकर के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। तो ये माना जाता है कि यह भारतीय संस्कृति और शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। यहाँ पर सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं दिया जाता था, बल्कि अपनी भारतीय संस्कृति को भी पूरी तरह से बच्चों को सिखाया जाता था। आने वाली पीढ़ियों पर शांति निकेतन का प्रभाव, आने वाली जो पीढ़ियां थी उनके ऊपर शांति निकेतन में अगर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी तो उसका बहुत गहरा प्रभाव देखा जा रहा था। टैगोर भारत के सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीयवादी थे। अंतर्राष्ट्रीयवादी का मतलब होता है किसी भी राज्य या किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए हमें जो अलग राष्ट्र होते हैं या जो दूसरे राष्ट्र होते हैं उनके साथ हमें संबंध स्थापित जरूर करना चाहिए, ताकि वहां पर किस तरह की सुधारवादी नीतियां चल रही हैं, किस तरह से उनका विकास हो रहा है, इन सारी बातों की हमें जानकारी हो सके। तो इस चीज को वो मानते थे कि अगर भारत का विकास करना है तो हमें जो बाहर के जो देश हैं, बाहर के जो राष्ट्र हैं, उनके साथ भी हमारा संबंध अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह से टैगोर को भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीयवादी भी माना जाता था। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वास था। टैगोर का ये पूरा विश्वास था कि जो देश पहले ही तरक्की कर चुके हैं, अगर हम उनके साथ मित्रता करते हैं, इस तरह के सहयोग से या इस तरह की मित्रता से हम भी विकास के रास्ते पर जरूर आगे बढ़ सकते हैं। भारत का संदेश दूसरे देशों तक ले जाते थे। अब यहाँ पर भारतीयों का जो संदेश था वो दूसरे देशों तक पहुँचाने का कार्य जो है वो टैगोर किया करते थे। और इसी तरह से दूसरे देश भारत के बारे में क्या सोचते हैं, यहाँ के लोगों के लिए उनके क्या संदेश हैं, वो भी वो ला करके यहाँ पर भारतीयों को बताया करते थे। तो इस तरह के कार्य जो है टैगोर द्वारा किए जा रहे थे। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं का टैगोर पर प्रभाव। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं करने के कारण इसका क्या प्रभाव टैगोर पर पड़ा। विदेशी यात्राओं के बाद भी अपनी धरती भारत से जुड़े हुए थे। ऐसा नहीं था कि विदेशी यात्राएं करने से वो विदेशी प्रभाव में आ गए हों, वो अभी भी अपनी धरती, अपने भारत से जुड़े हुए थे। मस्तिष्क उपनिषदों के ज्ञान से भरा हुआ, उनके विचारों में अभी भी उपनिषदों के जो ज्ञान थे उनकी झलक देखी जा सकती। व्यक्तिवादी विचारधारा के समर्थक थे। यहाँ पर व्यक्तिवादी विचारधारा मतलब व्यक्तियों को महत्व देना, धर्म, जाति, वर्ण या वर्ग को वो ज्यादा महत्व नहीं देते थे, व्यक्ति की महत्ता ज्यादा है, इस चीज के वो घोर समर्थक। रूसी क्रांति की महान उपलब्धियों के प्रशंसक थे। रूस में जो क्रांति हुई थी और इस क्रांति से उस देश में जो बदलाव आए थे उसकी भी वो घोर प्रशंसा करते थे। रूस की कुछ महान उपलब्धियां। अब रूस में जो क्रांति आई थी उसकी क्या उपलब्धियां थी, आइए देखते हैं। लोगों में शिक्षा का प्रसार, वहां के लोग जो थे उनमें शिक्षा का प्रसार प्रचार बहुत ज्यादा हो रहा था, मतलब शिक्षित होने पर जोर दिया जा रहा था। अपनी संस्कृति का प्रसार, रूसी लोग जो हैं वो अपनी संस्कृति का प्रसार भी कर रहे थे। सभी को स्वास्थ्य और समानता का संदेश।
यहाँ पर यह भी कहा गया है कि स्वास्थ्य का विशेष महत्व होता है, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ समानता, जो समाज में ऊंच नीच में हम जो अपने आप को बांट लेते हैं, उस तरह की नीतियां नहीं होनी चाहिए। सभी को एक दूसरे से समानता की दृष्टि से देखना चाहिए। तो इस तरह की जो महान नीतियां और महान विचार रूस की क्रांति के बाद देखे जा रहे थे, इन सब की प्रशंसा भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी जरूर कर रहे थे। इसके बाद है टैगोर और गांधी में समानता। यहाँ पर टैगोर और गांधी जी जो थे, इनके विचारों में, इनके व्यवहार में बहुत सारी समानताएं भी देखी जा रही थी। ये कौन कौन सी समानताएं थी? दोनों ने ही भारत की सेवा की। दोनों जो थे, उन्होंने अपना जीवन भारत की सेवा में लगा दिया था। दोनों ने लोगों को अपने संकीर्ण विचारों से बाहर निकलने पर विवश किया। अब यहाँ पर दोनों की ही यही कोशिश थी कि लोग जो अपनी छोटी विचारधारा के साथ चल रहे हैं, इससे वो बाहर निकल आए। मानवता को प्रभावित करने वाले कार्य करने की प्रेरणा दी। लोगों को हमेशा यही सीख दी जाती थी कि जो भी कार्य मानव जाति को प्रभावित करे, मानव जाति के कल्याण के लिए हो, ऐसे कार्य हमें अवश्य करने चाहिए। टैगोर को भारत का सबसे बड़ा मानवतावादी माना जाता है। टैगोर को भारत का सबसे बड़ा मानवतावादी आज भी माना जाता है। मतलब उन्होंने मानव कल्याण के लिए बहुत सारे अच्छे कार्य किए थे। भारत के दो विशिष्ट और प्रभावशाली व्यक्तित्व। अब यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि भारत के अगर दो विशिष्ट प्रभावशाली व्यक्तित्व की बात की जाती है, तो उनमें सिर्फ दो ही नाम आते हैं। पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर का और दूसरा है महात्मा गांधी का। इनकी समानता और विषमताओं से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनमें जिस तरह से कुछ समानताएं थी, उसी तरह से इनमें कुछ विषमताएं भी थी। विषमताएं मतलब भिन्नता भी थी, चाहे वो विचारों की भिन्नता हो, चाहे वो कार्य की भिन्नता हो। तो इन समानताओं और भिन्नताओं से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोनों ही अपने स्वभाव और विचारों से सर्वथा भिन्न थे। यहाँ पर दोनों ही जो व्यक्तित्व थे, ये एक दूसरे से स्वभाव और विचारों के आधार पर बहुत ज्यादा अलग थे। तो आइए देखते हैं इनमें किस तरह की भिन्नताएं थी। टैगोर और महात्मा गांधी के बीच भिन्नताएं। तो यहाँ पर कुछ चीजें टैगोर से संबंधित लिखी गई हैं और यहाँ पर गांधी जी से संबंधित लिखी गई हैं। तो आइए हम इसे एक एक करके पढ़ लेते हैं। संभ्रांत कलाकार थे। संभ्रांत मतलब एक बहुत ही कुलीन परिवार से ये संबंध रखते थे और इनके अंदर एक कलाकार जो है वो बसता था। लोकतंत्रवादी थे। लोकतंत्रवादी का मतलब होता है ऐसा देश जहां पर की जनता जो है वो अपनी सरकार को चुने या वो अपना नेता चुने। तो इस तरह की विचारधारा वो रखते थे। महान विचारक थे। उनके सोचने का, विचारने का ढंग जो था वो बहुत ही ज्यादा उदार था। वो किसी एक वर्ग या एक जाति से संबंधित विचारधारा नहीं रखते थे, बल्कि पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए वो सोचते थे। अपने ढंग की विश्व दृष्टि थी। इनका जो दृष्टिकोण था वो बहुत ही व्यापक था, बहुत ही फैला हुआ था। आने वाले समय में भारत की प्रगति के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, उसके लिए वो आज ही कार्य करने पर विश्वास करते थे। उनकी जो दृष्टि थी, किसी चीज को देखने का जो उनका ढंग था, वो बहुत ही व्यापक था, बहुत ही स्पष्ट था। लेकिन दूसरी तरफ गांधी जी जो थे वो जनता के आदमी थे, जनता के बीच में रहने वाले आदमी थे। जनता के सुख दुख में वो हमेशा साथ रहते थे। भारतीय किसान का साकार रूप। यहाँ पर जिस तरह से भारतीय किसान अपने खेतों में अनाज उपजाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, उसी तरह से गांधी जी भी अपने देश को ब्रिटिश शासन से आजाद करने के लिए उसी तरह का परिश्रम कर रहे थे। भारत की प्राचीन परंपरा के प्रतिनिधि। यहाँ पर भारत की जो प्राचीन परंपरा थी उसे भी उन्होंने बचाने की पूरी कोशिश की। भारत के इतिहास या भारत की परंपरा को हमेशा वो साथ लेकर चलते थे। परंपरा संन्यास और त्याग का प्रतीक माने जाते थे। परंपरा, अपनी परंपरा को वो कभी नहीं भूलते थे। संन्यास, एक सन्यासी जैसा उन्होंने जीवन जिया था। कभी भी उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं सोचा और हमेशा त्याग की वो एक प्रतिमूर्ति बने रहे। उनके त्याग के बारे में तो हम सभी जानते हैं। कर्मठता के प्रतीक थे। कर्मठता मतलब बहुत ही परिश्रमी थे। किसी भी काम को अगर वो ठान लेते थे तो किसी भी हद तक जाकर के उसे पूरा करने में विश्वास रखते थे। उनके कर्म में भी ये सारी चीजें दिखाई देती थी। दोनों ही अलग अलग पक्षों का प्रतिनिधित्व करते। अब दोनों को ही अगर हम आमने सामने देखें, एक तरफ टैगोर एक तरफ गांधी, तो दोनों ही अपने अपने पक्ष में सही अपना अपना जो क्षेत्र था उसका वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, मतलब उसको लीड कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। वहीं दूसरी तरफ स्वभाव में, विचारों में दोनों एक दूसरे के बिल्कुल भिन्न थे। लेकिन फिर भी भारत देश के लिए वो कार्य कर रहे थे और समाज को आगे बढ़ाने के लिए ही वो कार्य कर रहे थे। तो इस तरह से टैगोर और महात्मा गांधी के बीच में किस तरह की भिन्नताएं हैं, इनके बारे में हम इन बिंदुओं के अंतर्गत जान सकते हैं। तो बच्चों, आशा है
आज का जो शीर्षक है हिंदुओं और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन, इस शीर्षक के अंतर्गत जो आज हमने भाग 3 पढ़ा है उसका भावार्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस शीर्षक से संबंधित कुछ और भाग हम देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।